हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IT बाइट विद शाज़ेब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। यस, ऑन पेज एसईओ। तो इस वीडियो के लिए सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेहनत इन अ सेंस के मैंने बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी हैं जिनमें ऑन पेज एसईओ की उन चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है कि जो आज से 4 5 6 साल पहले की जाती थी और अब उनकी कोई अहमियत भी नहीं है, ना उनके कोई फ़ायदा है, और अगर आप वो इम्प्लीमेंट करते भी हैं उल्टा आपकी वेबसाइट को नुकसान है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि गूगल अपनी पॉलिसीज़ में अपडेट्स लेकर आता रहता है, राइट। तो अगर आप गूगल की पॉलिसीज़ के मुताबिक अपनी वेबसाइट की एसईओ करेंगे देन आपके चांसेस हैं आपकी वेबसाइट जो है वो हाई रैंक करें, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट को उल्टा नुकसान ही हो सकता है। तो हम अभी एसईओ में चल रहे हैं और एसईओ का भी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ की क्या अहमियत है, ऑन पेज एसईओ क्यों ज़रूरी है, ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या है, राइट। लाइक अगर हम वर्ड टू वर्ड चलते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज मीन जो पेज के ऊपर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं टू रैंक हायर ऑन द गूगल सर्च रिजल्ट्स, वो चीज़ आपकी कहलाती है ऑन पेज एसईओ, राइट। ऑफ पेज एसईओ एक अलग टॉपिक है, वो बिल्कुल वाइस वर्सा है, वो आप अपनी वेबसाइट पे रहते हुए नहीं करते, वो आप दूसरों की वेबसाइट पर जाकर बैकलिंकिंग वगैरह क्रिएट करके, बट अगेन ऑफ पेज एसईओ हम ऑफ पेज एसईओ वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपना फोकस ऑन पेज एसईओ पर रखेंगे, राइट। तो ऑन पेज एसईओ क्यों ज़रूरी है, ताकि एसईओ करने के दो पर्पज़ होते हैं। नंबर वन, के क्रॉलर को हम बता सकें कि हमारी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, अच्छे तरीके से बता सकें। क्योंकि अगर क्रॉलर को, गूगल का जो क्रॉलर है जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने आया है, डाटा गैदर करने आया है, इन्फॉर्मेशन गैदर करने आया है, अगर उसको ही सही से इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो आगे जाके किन बेसिस पर वो आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा, राइट। सेकंड थिंग, आप यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं। ऑन पेज एसईओ में बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे क्रॉलर को भी बेनिफिट मिलता है आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में। सेकंड थिंग, आपका यूज़र एक्सपीरियंस के जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा वो बहुत अच्छे तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हम सब लोगों ने स्कूल लाइफ में, मैं तो बहुत बुरा था हैंड राइटिंग में और मतलब नोट्स वगैरह में, तो वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हुआ करते थे जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुआ करती थी। वो बिल्कुल मार्कर्स के साथ हेडिंग्स दिया करते थे। मार्कर्स के साथ हेडिंग्स देने के बाद जहाँ पर हेडिंग देनी है वहाँ पर हेडिंग देनी है, सब हेडिंग्स, नंबरिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब एक नज़र डालते ही टीचर को पता लग जाता था कि ये बेसिकली कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, और 1 मिनट से पहले समझ आता था। अब कंटेंट तो फिर दूर की बात हुई कि उसने अंदर लिखा क्या है, सबसे पहले उसको प्रेजेंटेशन के ही नंबर मिल जाया करते थे। एक ऐसा स्टूडेंट आया करता था, बेशक उसने सारा कुछ ठीक लिखा हुआ है बट उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब है, ना हेडिंग्स का पता है, ना उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता है, ना उसके पैराग्राफ्स का पता है, कहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, कहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो होता क्या है कि अब टीचर भी बोर हो जाता है और उसके बाद वो उसका होमवर्क या फिर उसका टेस्ट या पेपर सही से चेक नहीं करता और उसके मार्क्स कम आने के चांसेस ही होते हैं, राइट। ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में यही होता है और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी यही होता है। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब जिसको कहते हैं ना, तो वो वाली। तो अगेन हम बात करते हैं कि इस तरह हुआ करता था। सेम गोज़ फॉर द गूगल। अब गूगल पर भी जिसकी वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से, जिसका कंटेंट जो है स्ट्रक्चर्ड है, राइट, जिसका बहुत अच्छे तरीके से टाइटल टैग्स, हेडिंग टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग उसकी ऑप्टिमाइज्ड है, हर चीज़ क्लियरली विजिबल है और अच्छी तरीके से हर बंदे को समझ आ रही है, इवन कि एक आम यूज़र को भी समझ आ रही है, देन आपकी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं, राइट। अब नंबर वन, ऑन पेज एसईओ दो लोगों के लिए कर रहे हैं, कह सकते हैं दो, हम क्या कहते हैं, पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। नंबर वन, कि हम गूगल का जो क्रॉलर है उसको समझा सकें कि हमारी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। नंबर टू, कि हमारी वेबसाइट पर जो भी विजिटर आएगा, राइट, विजिटर आएगा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट मिले और वो एक दफ़ा में ही देखे जो इन्फॉर्मेशन वो लेना चाह रहा है। बेसिकली आपकी वेबसाइट पर अगर वो पढ़ी भी है तो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ी हो, ताकि उसको एक दफ़ा में देख कर ही और उसका इंटरेस्ट उल्टा बिल्ट हो, बजाय इसके कि वो देखे ये कहाँ कहाँ से कौन सा सेंटेंस कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कहाँ से मतलब मेरे मतलब का जो डिज़ायर आंसर है वो कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, हेडिंग्स नहीं है, प्रॉपर टाइटल्स नहीं है, और वो आपकी वेबसाइट को लीव करके चला जाएगा, राइट। तो आपने करना क्या है कि
अब इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, ऑन पेज एसईओ में कुछ ट्रिक्स हैं, ऑन पेज एसईओ के कुछ मैं कह दूं कि स्टेप्स हैं। तो अब मैं स्टार्ट से शुरू करता हूं कि बेसिकली आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। नंबर 1 पर आ जाएगा आपका टाइटल। यस, टाइटल। अगर तो आपकी वेबसाइट का, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, टाइटल टैग, राइट। आपने देखा होगा आप जो भी पेज क्रिएट करते हैं हर पेज का एक टाइटल होता है, और वो जो मेन टाइटल होता है वही बताता है कि ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है, और उस टाइटल में आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड होता है, राइट। मीन उस टाइटल से ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पता लग जाता है कि ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो बाद की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी स्क्रीन देखें, आप अभी मैंने कुछ कंटेंट लिखा नहीं है, बट मैंने एक बड़ा बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है यहाँ पर ऑन पेज एसईओ, राइट। अभी जो भी कंटेंट आएगा फर्स्ट जो आपकी नज़र पड़ेगी वो ऑन पेज एसईओ पे पड़ेगी। अगर तो कोई ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड ही कोई चीज़ ढूंढने आया है, राइट, तो उस वो कहेगा यस ये मेरे मतलब की चीज़ है। अब 100 में से 10% इंटरेस्ट उसका टाइटल देखकर ही बिल्ड हो गया। मिसाल के तौर पर टाइटल ही ना होता या टाइटल एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही ना होता। अब ऑन पेज एसईओ ये बहुत एक क्लियर वर्डिंग में लिखा हुआ है, इवन के बच्चा भी समझ जाएगा कि जो चीज़ अगर ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड, अगर यहाँ मैं कुछ इस तरह का लिख दूँ, यू विल गेट टू नो अबाउट ऑन दिस पेज ऑन पेज एसईओ, राइट, तो ऑन पेज एसईओ फिर बीच में कहीं गुम हो जाता है, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे ना होता और किसी को समझ ना आता। मतलब हज़ारों वेबसाइट्स हैं, कोई क्यों आपकी वेबसाइट पे इतना टाइम वेस्ट करेगा। हर बंदे की वेबसाइट जो भी है, कितना ही अच्छा और कितना ही यूज़फुल कंटेंट अगर उसके ऊपर अवेलेबल है, अगर सही से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसकी ऑन पेज एसईओ नहीं पड़ी, तो भूल जाएं कि आपकी वेबसाइट भी कभी रैंक होगी, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ में सब नंबर 1 पर आ जाएगा टाइटल टैग, कि आपका टाइटल टैग बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। आपके टाइटल टैग के अंदर आपके प्राइमरी कीवर्ड ज़रूर होने चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड आपका ज़रूर होना चाहिए, राइट। नंबर 1 ये हो गया। सेकंड थिंग आपकी हो जाएगी मेटा डिस्क्रिप्शन। यस, अब कुछ लोग कहते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न मैं एग्जांपल के साथ चलता हूँ। हम यहाँ सर्च करते हैं, लेट्स सपोज सॉल्ट। ये मैंने सॉल्ट सर्च किया, आप देखें कि ऊपर पहले विकीपीडिया की वेबसाइट थी, ये एक वेबसाइट है, राइट। और अगर आप देखें तो इस वेबसाइट में पहले तो ये इसके जो भी इसके टाइटल्स वगैरह ऐड हैं, वेबसाइट का नाम है, यूआरएल है, ये सब चीज़ें ऐड है। उसके साथ अगर आप देखें तो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐड है जिसमें लिखा है सॉल्ट ऑल्सो कॉल्ड सोडियम क्लोराइड मिनरल सब्सटेंस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एंड मिनरल। मतलब ये कि एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो कि एक मीनिंगफुल है। अब ऐसी नहीं कि मतलब कुछ भी उसमें 2-3 लाइनें लिख दो, एक मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन, राइट, कि कोई भी बंदा जिस भी चीज़ के बारे में सर्च कर रहा है अब उसको चाहिए इतनी इन्फॉर्मेशन, राइट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। बट अगर ये आपकी ये 2 लाइंस जो है मेटा डिस्क्रिप्शन की, जिसमें आपने डिस्क्राइब किया हुआ है उस चीज़ को, अगर वो कैची हैं, वो आपकी इंटरेक्टिंग है, तो होगा क्या कि वो आपकी वेबसाइट को देखेगा, थोड़ा सा मेटा डिस्क्रिप्शन पड़ेगा, यस मैं इसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहा था, और उसके बाद वो आपकी वेबसाइट को इस तरह से करके ओपन कर लेगा, राइट। और अब वो आपकी वेबसाइट पे अब डिपेंड करता है बाकी आपका कंटेंट के किस तरह का कंटेंट है। फिलहाल तो जो मैंने बताया था आपको, टाइटल के बाद आपने ये देखा मेटा डिस्क्रिप्शन मैटर करता है, क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद ही आपकी वेबसाइट पर वो लोग आते हैं, राइट। तो आ जाते हैं हम दोबारा मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद मेटा कीवर्ड्स। नंबर 3, सबसे पहले आपने टाइटल टैग को अपने सेट करना है, उसमें प्राइमरी कीवर्ड्स ऐड करने हैं, देन आपने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। अब लेट्स सपोज किसी को अगर टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो जो आपकी जो वेबसाइट होती है उस पर जो HTML में कोडिंग हुई होती है, HTML के अंदर ये सारे टैग्स पाए जाते हैं, और HTML के अंदर ही आपके सारे कंटेंट लिखा जाता है। तो ये बेसिक बहुत सारे बेसिक टैग्स हैं कि ये जो टाइटल टैग है ये बॉडी टैग के ऊपर होता है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा HTML को देखेंगे वो एक अलग है, लेकिन मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि अगर आप ऑन पेज SEO तक पहुँच गए हैं तो आपको HTML के इन बेसिक टैग्स का आइडिया होगा, राइट। तो अगर तो आपकी वेबसाइट CMS बेस है, लाइक वो वेबसाइट जो है आपकी
बिल्ट है वर्डप्रेस पर या HubSpot पर, वर्डप्रेस पर अगर आपकी बिल्ट है, आपको इस कोडिंग के झंझट से ही आपकी जान छूट गई। आपने वहाँ पर बस आपको टाइटल टैग का पता है, आपको मेटा डिस्क्रिप्शन का पता है, आपको मेटा कीवर्ड्स का पता है, आप ऐड करते जाएं वहाँ पर, तो जस्ट आपको टाइप करना है। अगर आपकी अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है तो आपने करना क्या है कि आप या तो, अगर आपको थोड़ा बहुत HTML का आइडिया होगा, बेसिकली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आपको HTML का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको HTML का आइडिया नहीं है तो भाई सीखो थोड़ी बहुत, कोई कोई इसके अंदर इतनी मेहनत नहीं है। आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बेसिक HTML के टैग्स को पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अगर कुछ भी टैग्स ऐड करने हैं, H1 H2 मेटा डिस्क्रिप्शन या कुछ भी आपको ऐड करना है, तो आप खुद से उसको ऐड कर सकें। मैं साथ ही क्यों ना इसकी एक Ctrl U करके मैं इसका सोर्स कोड दिखा देता हूँ बेसिकली। अच्छा ये देखें, ये वेबसाइट थी, आपने Ctrl+U प्रेस करना है तो ये इसका सोर्स कोड दिखा देगा। अब इस सोर्स कोड में देखें, सबसे पहले ये HTML का टैग, देन ये हेड टैग के बाद आपको ये कुछ मेटा टैग्स नज़र आ जाएंगे, मेटा प्रॉपर्टीज़ नज़र आ जाएंगी, राइट। तो उसके बाद आपको ये कुछ मेटा ये डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगी। ये जो मैं बता रहा था आपको, ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ना बच्चों, बेसिकली ना ये आपको पेज पर शो नहीं होंगी, ये आपको सर्प पर शो होंगी। अब सर्प क्या है? SERP, सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ये आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में शो होगी, राइट। और ये आ गया आपका टाइटल में क्या लिखा हुआ है? सॉल्ट, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, अकरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, यूजेस, फैक्ट्स। अगर हम इधर बात करते हैं तो ये क्या लिखा है? सॉल्ट, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, अकरेंस, मैन्युफैक्चर, यूजेस। तो यहाँ से अब देखो, हम ना प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलेंगे। आपने पहले कुछ भी सर्च किया, ये आपकी वेबसाइट का नाम हो गया, राइट। उसके बाद ये आपकी वेबसाइट का URL हो गया, राइट, www. जो भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। उसके बाद ये जो ये लिखा होता है, जिसको जो आपका ब्लू हेडिंग के अंदर लिखा होता है, ये आपका टाइटल होता है। बच्चों मैंने इसीलिए सबसे पहले इस टाइटल को रखा है कि टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइटल पढ़ के ही पता लगता है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। टाइटल में तो 2 लफ्ज़ होंगे, आपके मेन कीवर्ड होंगे ना, कि जिस चीज़ पर आपकी वेबसाइट बनी हुई है। बाकी चीज़ें तो बाद में आ जाती हैं। पहले किसी ने सॉल्ट सर्च किया, उसके बाद आ गई आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी ये मैटर करती है। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन मैटर ना करती होती तो ये वेबसाइट जो कि टॉप रैंक कर रही है, इवन कि मैं आपको दिखाता हूँ विकीपीडिया ने भी ये उसने टाइटल ऐड किया हुआ है, और उसके साथ साथ उसने यहाँ पर क्या ऐड किया हुआ है? मेटा डिस्क्रिप्शन। और मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी ज़रूर ऐड होनी चाहिए। विकीपीडिया तो दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है भाईजान। हर किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन यू हैव टू गो टू विकीपीडिया, राइट। तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन ज़रूर ऐड करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं मेटा कीवर्ड्स की। मेटा कीवर्ड्स क्यों ज़रूरी है? अब देखिए, मेटा कीवर्ड्स के बारे में भी कुछ लोगों का ये कहना है कि मेटा कीवर्ड्स इतने ज़रूरी नहीं है, मेटा कीवर्ड्स ना ऐड करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम अभी एक सोर्स पेज देख रहे थे, ये वाला, तो अगर आप इसमें देखें, इन लोगों ने मेटा कीवर्ड्स ऐड किए हैं। मेटा 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 ये देखें, ये वाली लाइन। तो अगेन मेटा कीवर्ड्स मैटर करते हैं। जो लोग कहते हैं कि मेटा कीवर्ड्स मैटर नहीं करते, ये मैं उन वेबसाइट्स का दिखा रहा हूँ जो कि टॉप रैंक है, राइट। अब मैं इसकी ना एक लॉजिक देता हूँ कि आपको क्यों ऐड करने चाहिए। देखिए, मेटा कीवर्ड्स में क्या है, बेसिकली ये एक लाइन ही है ना। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो गूगल को होता क्या है कि गूगल का क्रॉलर जो आता है बेसिकली इसी चीज़ को देखता है। आपका जब वो देखेगा कि कीवर्ड्स इसमें क्या सॉल्ट से रिलेटेड है और ये कुछ और वर्ड्स लिखे हुए इन चीज़ों से रिलेटेड है, तो होता क्या है कि उन कीवर्ड्स की बेसिस पर आपकी वेबसाइट को रैंक करवाता है। तो अगर आप ये एक लाइन लिख देंगे तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा आप गुनाह कबीरा कर देंगे। मेरा आई थिंक कि ऐड करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मेटा कीवर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप जाएं, आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स को सर्च करना है, राइट। मैंने ये एक ओपन की थी, आप ये हार्वर्ड स्कूल वाली वेबसाइट है, इसको ऐड कर दें। और उसके बाद मैं अब देखें, फिर इसका भी चेक करते हैं सोर्स कोड। Ctrl+U प्रेस करना है, अगेन Ctrl+U। तो यहाँ पर ये मेटा चार्ट लिंक मेटा स्क्रिप्ट, तो Ctrl+F सर्च करते हैं। तो इस वेबसाइट ने नहीं ऐड किए हुए हैं, हालांकि जो टॉप रैंक वेबसाइट है उसने ऐड किए हुए हैं।
तो अब पता नहीं इसी बेस पर ना हो, खैर ऐसा नहीं, ये तो एक मजाक है। बट अगेन आपको मेटा कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है और मेटा कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है वो आती है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इसकी एग्जांपल मैं इसी पेज से दूंगा, जो जिस पेज पर अभी हम काम कर रहे हैं। ये एक ऑनलाइन वाइट बोर्ड का पेज है और ये ट्यूटोरियल पॉइंट वाली वेबसाइट है जिस पर से मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो आप इसका ना ये लिंक देखें, राइट। तो पहले तो आ गई वेबसाइट का नाम www.tutorialspoint.com, ये वेबसाइट का नाम, वेबसाइट की डोमेन आ गई। उसके बाद स्लैश करके whiteboard.htm, राइट। आप ये देखें कि अगर इस लिंक को मैं किसी और को भेजता भी हूँ ना, तो सिर्फ लिंक देखकर वो आइडिया लगा लेगा कि ये ट्यूटोरियल पॉइंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर कोई वाइट बोर्ड है, उसका लिंक है ये, राइट। तो आपका यूआरएल ऑप्टिमाइज होना ज़रूरी है, बजाय इसके कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कोई ऐसा यूआरएल। अब ये देखें आप, ये एक ऐसा यूआरएल, वैसे ये भी यूआरएल ऑप्टिमाइज्ड है। बहुत सारे आपने ऐसे यूआरएल देखे होंगे, उनमें कुछ करेक्टर्स, इस तरह के स्पेशल करेक्टर्स ऐड होते हैं, नंबर्स ऐड होते हैं और पता नहीं क्या बला बला ऐड होती हैं, राइट। तो उससे होता क्या है कि उन लिंक्स पर कोई जल्दी से क्लिक भी नहीं करता, जाता नहीं, क्योंकि वो लिंक किसी चीज़ को बता ही नहीं रहे होते, आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहे होते कि ये लिंक जो है स्पेसिफिकली उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। बट अगेन इस तरह के लिंक्स जो कि ऑप्टिमाइज्ड हैं, जिनके लिंक को देख के साफ पता लगता है कि ये लिंक जो है किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, ये तो मैं कहता हूँ कि अंधे को भी देख के पता लग जाएगा कि ये वाइट बोर्ड का लिंक है। तो आपका यूआरएल जो है ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइज से मीन जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा। मैं यहाँ पर मज़ीद लिख देता हूँ, मैं उसका क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, शॉर्ट हो, कंसाइज हो, मीनिंगफुल हो, सबसे बढ़ के मीनिंगफुल हो, राइट। तो ये सब चीज़ें आपके यूआरएल में ज़रूर ऐड होनी चाहिए, राइट। उसके बाद अगर हम किसी और चीज़ की बात करेंगे तो देन हम आ जाते हैं, अच्छा ये जो 4 चीज़ें मैंने डिस्कस की, ये सारी बॉडी टैग के बाहर की हैं। मैं इसको मज़ीद मेंशन कर देता हूँ। ये तो आ गई आउटसाइड द बॉडी टैग, राइट। अब हम आ जाते हैं, अब इसके बाद जो आइटम्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको ये चेकलिस्ट बता रहा हूँ, राइट। अभी हम इसकी एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे कि बेसिकली किस तरह से इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं बॉडी टैग की तरफ, कि बॉडी टैग में बेसिकली क्या क्या हम लफड़े कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ऑन पेज एसईओ, राइट। तो बॉडी टैग में सबसे पहले जो मैं चीज़ डिस्कस करूँगा वो होगा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। हेडिंग टैग, आपने अपने हेडिंग टैग को चेक करना है। अब मिसाल के तौर पर इस पेज का ये हेडिंग टैग है, राइट। और जो आपका हेडिंग टैग होगा वो आपका H1, H2, H3, H4, ये सारे आपके हेडिंग टैग्स हैं। बेसिकली जो हेडिंग टैग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है H1 आपका, राइट। तो ये आपका हो जाएगा H1 अप टू सो ऑन H6। मोस्टली जो आपकी वेबसाइट की हेडिंग होती है वो H1 टू H6 के दरमियान H1 टैग में ही होती है, राइट। तो आप H1 टैग के अंदर अपने वेबसाइट की हेडिंग लिखेंगे। आप सॉरी वेबसाइट नहीं, बेसिकली हम यहाँ जो भी बात करेंगे वो एक वेब पेज की बात करेंगे, राइट। और गूगल पर जो आपकी रैंक भी होता है वो एक गूगल का वेब पेज रैंक होता है, ना कि आपकी पूरी वेबसाइट रैंक हो रही होती है, राइट। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट को चेक करेंगे तो आप ये देखें कि इस वेबसाइट का जो ये वाला पेज है तो ये रैंक हो रहा है। इसके अलावा ये बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक नहीं हो रही। तो हम आ जाते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। तो आपका जो मेन कीवर्ड है और आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपका H1 टैग में लिखा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब ये सारी चीज़ें मैं लिखना भी बताऊंगा कि किस तरह आपने H1 टैग को लिखना है। फिलहाल हमने ये देखना है कि हमने करना क्या क्या है, राइट। उसके बाद जो हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनल लिंकिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंटरनल लिंकिंग बेसिकली होती क्या है, आपकी ही वेबसाइट पर बहुत सारे ऐसे लिंक्स होंगे जो कि आपकी वेबसाइट के दूसरे पेजेस को रेफर कर रहे होंगे, राइट। आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसमें आपने लिखा हुआ है 10 मोस्ट यूजफुल सेलफोन इन 2022,
राइट। आपने ये दिए और उसके बाद आपने बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है और साथ ही उसमें आप लिंक्स देते जा रहे हैं कि लेट्स सपोज आप किसी एक फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि नंबर 1 पर ये फ़ोन है और इसकी स्पेसिफिकेशन ये है और इसकी स्पेसिफिकेशन में आपने एक हाइपर लिंक क्रिएट किया हुआ है। हाइपर लिंक जो है वो आपकी ही अपनी वेबसाइट की किसी दूसरे पेज को रेफर कर रहा है। लाइक उसमें आपने प्रोसेसर लिखा हुआ है और वो प्रोसेसर की डिटेल भी आपकी ही वेबसाइट पर है, उस पेज पर नहीं है बट आपकी वेबसाइट की, हाँ, तो उस पेज पर नहीं है, आपकी ही वेबसाइट की किसी दूसरे पेज पर है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। तो आपकी वेबसाइट पे जितनी ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग होगी, आपका यूज़र जो है उतना ज़्यादा स्टे करेगा आपकी वेबसाइट पर। जितना ज़्यादा आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पर स्टे करेगा, वो आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन के लिए बहुत बेस्ट है। गूगल को एक ग्रीन सिग्नल जाएगा कि यस, यहाँ पर एक विजिटर आया और वो विजिटर इनकी वेबसाइट पर इतनी देर तक रहा। मैंने इस वीडियो से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस की जिसके अंदर एक था डिवेल टाइम। डिवेल टाइम के बारे में मैंने बहुत कम वीडियोस देखी। डिवेल टाइम बेसिकली होता ये है कि जब भी कोई यूज़र विजिटर आपकी वेबसाइट पर आया, उसने आपका लिंक ओपन किया, लिंक ओपन करने के बाद जितनी देर वो आपकी वेबसाइट पर रहा और जो जो एक्टिविटीज़ उसने परफॉर्म की, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट पर वो आया 10:10 के ऊपर और 10:03 के ऊपर आपकी वेबसाइट से वो वापस चला गया। दैट मीन्स कि 3 मिनट वो आपकी वेबसाइट पर रहा, उसने जो भी कंटेंट पढ़ा या किसी भी चीज़ पर क्लिक किया, कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म की, जो ये 3 मिनट है, ये उसका डिवेल टाइम कहलाता है। जितना ज़्यादा यूज़र आपकी वेबसाइट पर टाइम गुजारेगा, विजिटर आपकी वेबसाइट पर टाइम गुजारेगा, आपकी वेबसाइट के लिए वो उतना ही बेस्ट होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से होगा, ये इंटरनल लिंकिंग के थ्रू होगा। क्योंकि अगर तो आपका एक ही पेज है, कितनी देर देख लेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, बस बात खत्म। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर तो आपकी वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट है जो कि बाकी कंटेंट को रेफर कर रहा है, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, जो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं जो कि आपको लगता है कि जो यूज़र मोबाइल की इन्फॉर्मेशन लेना है हुआ है, वो यूज़र मोबाइल के बैक कवर की भी क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होगा, राइट। तो फिर क्या होगा, आपने दिखाया गैलेक्सी S22 अल्ट्रा और उसके साथ ही स्पेसिफिकेशन में आप डिस्कस करें उसके पाउच को, और उसका जो पाउच है वो भी आपकी ही वेबसाइट पर आया हुआ है, राइट। उसका भी आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया हुआ है। तो आपको यूज़र की जो भी क्वेरी है उससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारा डाटा है, तो आप यूज़र को मज़ीद बिजी रख सकते हैं आप अपनी वेबसाइट पर विद द हेल्प ऑफ इंटरनल लिंकिंग, राइट। इंटरनल लिंकिंग के बाद अब आ जाते हैं एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। हाँ जी, एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, आपकी जो लिंक, जिससे लिंक क्रिएट होता है वो आपका एंकर टेक्स्ट होता है, राइट। एंकर टेक्स्ट के अंदर आप कुछ भी लिख देंगे, आपका वो लिंक क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो आपके जो एंकर टेक्स्ट है वो ऑप्टिमाइज होने चाहिए। अभी हमने लिंक ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी, हमने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी। ये किसी हद तक उसी से सिमिलर है कि आपका जो एंकर टेक्स्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड हो। भाई जो आपका लिंक बन रहा है ना, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लिंक्स जो होते हैं यूजुअली लोग उन पर क्लिक भी नहीं करते ड्यू टू स्पैमिंग एंड अदर फिशिंग एक्टिविटीज़ जो कि आजकल वेब पर चल रही हैं। तो इसी तरह के फ्रॉड और स्पैमिंग से बचने के लिए लोग इस तरह के लिंक्स पर क्लिक भी नहीं करते जिनका कोई मतलब ही शो नहीं होता, राइट। तो अगर किसी अच्छी डोमेन से आ रहे हैं, लाइक एक लिंक है जो कि youtube.com और उसके बाद कुछ लिंक बना हुआ है, तो उससे क्या होता है कि यूज़र को एक पता लगता है कि यार ये एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट दैट इज़ कॉल्ड यूट्यूब, उसका लिंक है, तो यस आई कैन क्लिक ऑन दैट, राइट। और अगर कोई भी लाइक W3 स्कूल हो गया और भी बहुत सारी हो गई, बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो स्पैमिंग करना चाहती है, तो उनके लिंक्स भी बड़े अजीब अजीब से होते हैं। उनके लिंक्स में स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, उनके लिंक्स के अंदर नंबरिंग आ रही होती है, उनके लिंक्स में पता नहीं क्या बला बला आ रहा होता है, सिवाय उसके कि जो उस लिंक के अंदर एक्चुअली होता है, उसके अलावा वो सब कुछ ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर उन्होंने उस लिंक के अंदर वो चीज़ मैंशन कर दी, लाइक ऊपर वाला जो लिंक है मैंने आपको पहले से बताया था whiteboard.html, इससे पता लग रहा है कि वाइट बोर्ड, अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होती कि आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील हो सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिंक में मिल जाए, तो आप क्यों क्लिक करेंगे, आप तो क्लिक ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको फंसाने के लिए वो लिंक्स इस तरह के बनाते हैं कि आप उन पर क्लिक करें, राइट। हाँ, कुछ लोगों को पागल बनाने के लिए ऊपर डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, टू गेट $10,000 बोनस क्लिक ऑन दिस लिंक, वाह, और वो जाते हैं, वो क्लिक करते हैं, वो बेचारे की जो ₹50 जैज़ कैश में होते हैं वो भी निकल जाते हैं। अच्छा खैर, उसके बाद क्या होता है, कीवर्ड डेंसिटी या कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड
डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? आपका कीवर्ड है, आपने प्राइमरी कीवर्ड सर्च किया हुआ है, प्राइमरी कीवर्ड जो आपका सर्च किया हुआ है, आप उसको बेजा यूज़ किए जा रहे हैं, इतना यूज़ कर रहे हैं, इतना यूज़ करें, इतना यूज़ करें, हमने वॉट लगाई हुई है आपने कीवर्ड की, मतलब जहाँ देखो ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, और तो कुछ बात ही नहीं हो रही ना, बस ऑन पेज एसईओ, बार बार वही आपका प्राइमरी कीवर्ड बार बार घूम घूम के आ रहा है। तो ये बेसिकली कीवर्ड स्टफिंग या कीवर्ड डेंसिटी कहलाता है। इस तरह का करना स्पैमिंग में आपकी वेबसाइट को लेके जा सकता है। आप अपने ही भरोसे पे, कुछ लोगों को ये लगता है कि यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो यार शायद मेरी वेबसाइट रैंक होगी, मैं अगर बार बार ऑन पेज एसईओ को मेंशन करूँगा तो गूगल के क्रॉलर को लगेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये वेबसाइट है। नहीं, ऐसा नहीं है, गूगल के बॉट्स हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वो 1 मिनट से पहले पहले आपकी वेबसाइट का अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, बस सिर्फ और सिर्फ इसके कि ये अपनी वेबसाइट को बार बार बता रहा है कीवर्ड डेंसिटी, और कोई इन्फॉर्मेशन इसके पास है ही नहीं, ये कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है, ये स्पैमिंग कर रहा है, और आपकी वेबसाइट की उल्टा रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। तो आपने इस तरह बेजा इस तरह से कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। राइट, इसके बाद मैं एक दो चीज़ें और डिस्कस करूँगा कि ग्रामर, इन चीज़ों के बारे में कोई बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। ऑन पेज एसईओ में ग्रामर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, आपकी वेबसाइट पर जो भी टेक्स्ट जिस भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर उसमें ग्रामर मिस्टेक्स हैं तो आपको उनको देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ग्रामर चेक करती हैं। 1 मिनट से पहले पहले आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है, और यूआरएल ऐड करने के बाद वो आपकी वेबसाइट के पूरे वेब पेज की ना ग्रामर चेक कर देंगे। तो आपने करना क्या है कि आपने अपनी वेबसाइट की ग्रामर ज़रूर देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आपका कंटेंट राइटर होता है, जो कि आपको कंटेंट लिख के दे रहा होता है, तो ये भी आपको लिख के दे देगा, ये आपकी ग्रामर्स वगैरह चेक करके दे देगा। बट अगेन आपकी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ग्रामर मिस्टेक्स होंगी तो उससे भी आपकी वेबसाइट को लॉस होता है। राइट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑल टेक्स्ट की बात करेंगे। ऑल टेक्स्ट दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आप चेकलिस्ट बना लें, ये चेकलिस्ट बना लें। इन एक एक चीज़ को आपने, इन सब चीज़ों को आपने बहुत ध्यान से देखना है। इवन कि जितनी मैंने आपको इसकी हाइलाइट्स बता दी हैं, आप इनको देखते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली भी मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा, बट अगेन ये चीज़ें आपके लिए बहुत 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 अहम होने वाली हैं। ये सब चीज़ें इतना डीपली आपको कोई भी नहीं बताएगा किसी भी वीडियो में, क्योंकि वो लोग आएंगे आपका टाइम ही यूज़ करेंगे। अगेन मैं भी आपका टाइम यूज़ कर रहा हूँ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऑल टेक्स्ट आपका, लेट्स सपोज आपने कोई इमेज लगाई हुई है, इमेज जो है वो एरोप्लेन की है या एलिफेंट की है। राइट, अब किसी भी वजह से आपकी वो इमेज जो है डिस्प्ले नहीं होती। अब होता क्या है, जब इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो अब क्या होगा कि अब मोस्टली लोगों ने इमेज का नाम क्या रखा होता है, इमेज 001, इमेज 002, इमेज 003। दैट इज़ वेरी बैड प्रैक्टिस। राइट, ऑन पेज एसईओ के अकॉर्डिंग आप अपनी इमेज का नाम भी वो रखेंगे जिससे कि आपकी इमेज के बारे में पता लगे बेसिकली आपकी इमेज है क्या। राइट, तो आपने करना यह है कि आपने अपनी इमेज का नाम भी वो रखना है। अगर एलिफेंट की इमेज है तो आपने elephant.png.jpg. जो भी एक्सटेंशन उसकी है। राइट, तो आपने करना है कि ऑल टेक्स्ट, उसके अंदर ऑल टेक्स्ट ज़रूर ऐड करना है कि अगर किसी भी मिस्टेक की वजह से आपकी इमेज जो है वो किसी को शो नहीं होती, राइट, तो उसका ऑल टेक्स्ट हो, उनको पता लग जाए कि ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। अगेन डन। तो ये सब कुछ था ऑन पेज एसईओ से रिगार्डिंग। आपने इन सब चीज़ों को बहुत गौर से देखना है। अब हम चलेंगे थोड़ा प्रैक्टिकली, एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ऑन पेज एसईओ में अगर आपने टाइटल टैग है तो इसको किस तरह से बनाना है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह लिखनी है, मेटा कीवर्ड्स हैं तो उनको किस तरह लिखना है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन है तो उसको किस तरह लिखना है, बॉडी टैग की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो हेडिंग्स आपने किस तरह से लिखनी है, इंटरनल लिंकिंग आपने अपनी वेबसाइट पर किस तरह से करनी है। राइट, एंकर टेक्स्ट किस तरह से करना है, कीवर्ड डेंसिटी को आपने किस तरह से चेक करना है, किस हद तक कीवर्ड डेंसिटी आपकी वेबसाइट पर बेस्ट है और किस हद तक आपकी वेबसाइट पर कीवर्ड डेंसिटी हार्मफुल हो सकती है। उसके बाद ग्रामर्स किस तरह चेक कर सकते हैं। ऑल टेक्स्ट, आपने वेबसाइट्स के ऑल टेक्स्ट किस तरह रखने हैं। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।